हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए। ये दुनिया के लिए विनाश का प्रतीक था, लेकिन स्टालिन के लिए चेतावनी, क्योंकि अमेरिका की सबसे गोपनीय योजना मैनहट्टन प्रोजेक्ट अब गोपनीय नहीं रह गई थी। अर्ज़मास 16 एक ऐसा बंद शहर जहां देश के सबसे तेज दिमागों को इकट्ठा किया गया। 29 अगस्त 1949 कजाकिस्तान के सेमीपालातिंग्स में एक शांत सुबह, लेकिन ये इतिहास की सबसे गूंजती सुबह बन गई। टेस्ट सफल रहा और दुनिया ने महसूस किया कि अब अमेरिका अकेला नहीं है। अब परमाणु शक्ति एकाधिकार नहीं रही, और ये बात सिर्फ तकनीक की नहीं थी, ये थी डर की राजनीति की शुरुआत। 2 सितंबर 1945 जापान आत्मसमर्पण करता है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, लेकिन ये शांति का आरंभ नहीं था, ये एक नई तरह के युद्ध की शुरुआत थी। उस दिन दुनिया में सिर्फ एक देश के पास परमाणु बम था, अमेरिका। बाकी सभी देश और खासकर सोवियत संघ उस विस्फोट की गूंज सुन रहे थे। जोसेफ स्टालिन जानता था कि अगर सोवियत संघ को विश्व शक्ति बने रहना है तो उसके पास भी ये सुपर हथियार होना ही चाहिए। पर सवाल था कि आखिर कैसे, इतने कम समय में कैसे? हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए। ये दुनिया के लिए विनाश का प्रतीक था, लेकिन स्टालिन के लिए चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने पोट्सडैम सम्मेलन के दौरान जब स्टालिन को सूचित किया कि उनके पास न्यू वेपन ऑफ अनयूजुअल डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, तो स्टालिन ने बस सिर हिलाया। लेकिन अंदर से वो पहले से ही जानता था कि अमेरिका क्या बन चुका है, क्योंकि अमेरिका की सबसे गोपनीय योजना मैनहट्टन प्रोजेक्ट अब गोपनीय नहीं रह गई थी। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने खासकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान कई बार नैतिक सवाल उठाए। कई वैज्ञानिक मानते थे कि अगर परमाणु हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा है तो इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। इसी आदर्शवाद के बीच जासूसी का बीज पड़ा। क्लॉस फ्यूक्स, थियोडोर हॉल और अन्य कई वैज्ञानिक कुछ वैचारिक, कुछ भावनात्मक कारणों से सोवियत संघ को जानकारी देने लगे। और ये जासूसी सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं थी। बॉम्ब की डिजाइन, रिएक्शन डेटा, इम्प्लोजन तकनीक, क्रिटिकल मास की गणना, सब कुछ केजीबी तक पहुंच रहा था। सोवियत संघ ने परमाणु बॉम्ब परियोजना को इतना गोपनीय और केंद्रीकृत रखा कि इसमें शामिल अधिकांश लोगों को भी नहीं पता होता था कि वे किस काम के लिए नियुक्त हैं। अर्ज़मास 16 एक ऐसा बंद शहर जहां देश के सबसे तेज दिमागों को इकट्ठा किया गया। कोई बाहर नहीं जा सकता था और अंदर क्या हो रहा है इसकी जानकारी बाहर नहीं जा सकती थी। इगोर कुर्चटोव, जिन्हें रूस का ओपेनहाइमर कहा जाता है, इस पूरे मिशन के प्रमुख थे। लेकिन कुर्चटोव की टीम में शामिल थे इंजीनियर, भौतिक शास्त्री, रसायनज्ञ और सेना के अधिकारी, जिन्हें देशभक्ति और डर दोनों प्रेरित कर रहे थे। रूस ने एक अनूठा तरीका अपनाया। वे अमेरिकी डिजाइन की हूबहू कॉपी भी बना रहे थे और साथ साथ अपने मॉडल पर भी रिसर्च कर रहे थे। क्लॉस फ्यूक्स द्वारा दी गई डिजाइन ने उन्हें फैटमैन की इम्प्लोजन तकनीक सिखाई, लेकिन उनके इंजीनियरों को अपने इंडस्ट्रियल संसाधनों के अनुसार कई चीजें बदलनी पड़ी। उदाहरण के लिए अमेरिका के पास अल्ट्रा शुद्ध विस्फोटक और माइक्रोसेकंड टाइमिंग सिस्टम थे। रूस को इन तकनीकों को अपने तरीके से विकसित करना पड़ा, वो भी कम समय और सीमित संसाधनों में। RDS-1 या जोई-1 अगस्त 1949 में तैयार हुआ। ये बॉम्ब लगभग उसी डिजाइन पर आधारित था जो अमेरिका ने फैटमैन में प्रयोग की थी।
प्लूटोनियम आधारित इम्प्लोजन बॉम्ब, जिसमें एक हॉलो कोर को हाई एक्सप्लोजर से समान रूप से कंप्रेस करके चेन रिएक्शन शुरू किया जाता था। 29 अगस्त 1949 कजाकिस्तान के सेमीपालातिंग्स में एक शांत सुबह, लेकिन ये इतिहास की सबसे गूंजती सुबह बन गई। टेस्ट सफल रहा और दुनिया ने महसूस किया कि अब अमेरिका अकेला नहीं है। अमेरिका ने जब रेडियो एक्टिव सैंपल को पकड़कर पुष्टि की तो वॉशिंगटन में खलबली मच गई। अब परमाणु शक्ति एकाधिकार नहीं रही, और ये बात सिर्फ तकनीक की नहीं थी, ये थी डर की राजनीति की शुरुआत। कोल्ड वॉर अब सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं रही, अब ये एनाइलेशन की धमकी पर टिक गई थी। 1953 में रूस ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया, हाइड्रोजन बॉम्ब का परीक्षण। आंद्रेई सखारोव, जिनका नाम आगे चलकर शांति और मानवाधिकारों के साथ जुड़ गया, उसी बॉम्ब के डिजाइनर थे। उनका स्लो आइसोथर्मल कंप्रेशन मॉडल ही रूस की एच बॉम्ब टेक्नोलॉजी की नींव बनी। ये बॉम्ब इतना शक्तिशाली था कि एक ही विस्फोट में पूरे शहर नहीं, राज्य तक नष्ट हो सकते थे। स्टालिन को केवल अमेरिका से नहीं, अपने वैज्ञानिकों से भी डर था। उन्हें लगता था कि जिनके पास ज्ञान है उनके पास शक्ति भी है। इसलिए कई वैज्ञानिकों को कभी पुरस्कार तो कभी पूछताछ का सामना करना पड़ता था। ये विडंबना ही थी कि जिन लोगों ने रूस को विश्व शक्ति बनाया, वही लोग उसकी सत्ता के सबसे बड़े शिकार भी बने। रूस ने परमाणु शक्ति को केवल हथियार नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना दिया। स्कूलों में बच्चों को बताया जाता था कि कैसे उनके वैज्ञानिकों ने पूंजीवादी अमेरिका को मात दी। ये राष्ट्रवाद विज्ञान के साथ जुड़ गया और परमाणु हथियार बन गए रूस की पहचान का हिस्सा। आज रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु भंडार है, लगभग 6000 वॉरहेड्स, जिनमें से सैकड़ों हाई रेडीनेस में हैं, यानी मिनटों में लॉन्च किए जा सकते हैं। पर आज की दुनिया में सवाल ये नहीं है कि कितने बॉम्ब हैं, सवाल ये है कि क्या बॉम्ब होना ही सुरक्षा है? क्या म्यूचुअल अशोर्ड डिस्ट्रक्शन आज भी हमें सुरक्षित बनाए हुए है, या हम अब भी उसी डर के संतुलन पर टिके हुए हैं जो 1949 में शुरू हुआ था? रूस की कहानी सिर्फ बॉम्ब बनाने की नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब विज्ञान, सत्ता और डर एक साथ आगे बढ़ रहे थे, जहां एक और वैज्ञानिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया, वहीं दूसरी ओर उनकी रचना इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। आज जब हम दुनिया के संकटों, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, आर्थिक युद्ध से जूझ रहे हैं, तब परमाणु हथियार का सवाल फिर से लौटता है। क्या हम इन्हें सिर्फ इतिहास में छोड़ देंगे या किसी अगली राजनीतिक चूक का इंतजार कर रहे हैं? रूस ने बॉम्ब बना लिया, अमेरिका ने भी, अब सभी के पास है, लेकिन शायद आज का असली सवाल यही है कि क्या हम इन बॉम्ब्स को कभी न चलाने का साहस जुटा पाएंगे, और क्या हम विज्ञान को फिर से जीवन की सेवा में लगा पाएंगे, न कि मृत्यु की दिशा में? अगली कड़ी में हम जानेंगे कि ब्रिटेन को परमाणु शक्ति कैसे मिली। नमस्कार।